तो सेमीकंडक्टर में फर्स्ट डेफिनेशन हो गया व्हाट इज सेमीकंडक्टर, तो आंसर इसका हो गया Materials whose conductivity lie between insulator and conductor. यस, दोज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ठीक है। उसके बाद जो है वो कुछ मेटल का दिया हुआ है कि इसका कंडक्टिविटी यानी सिग्मा, कंडक्टिविटी क्या होता है, सिग्मा होता है, और रो होता है रेजिस्टिविटी। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, और सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि मेटल के लिए जो सिग्मा है उसका वैल्यू 10⁻² से 10⁸ है, और इंसुलेटर के लिए जो सिग्मा है वो बहुत कम है, -11 है, बहुत ही कम हो गया कि नहीं, -11 से -19। और ये सेमी कंडक्टर वाला 10⁵ से 10⁻⁻6 है, मतलब कि मेटल से तो कम है कंडक्टिविटी, लेकिन इंसुलेटर से तो काफी ज्यादा है। तो इसलिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे सेमीकंडक्टर का कि दोज मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर एंड मेटल। अब उसके बाद कौन सा एलिमेंट जो होता है वो सेमीकंडक्टर में आता है, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना है, कार्बन के फैमिली वाले का लिखना है, कार्बन सिलिकॉन। उसमें कार्बन जो है वो इंसुलेटर है, बाकी उस ग्रुप के सारे सेमीकंडक्टर हैं। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ठीक है, ये इस ग्रुप में है। टेट्रावैलेंट, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, तो उसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम ज़्यादा यूज होता है सेमीकंडक्टर के रूप में। और कार्बन जो है वो उसी ग्रुप का रहते हुए भी क्यों इंसुलेटर है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उस ग्रुप का है फिर भी इंसुलेटर इसलिए है क्योंकि कार्बन में कम इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें ऑर्बिट की संख्या कम है। कार्बन कितने नंबर पे है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6 नंबर पे है। तो उसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो काफ़ी क्लोज रहता है ये सब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, तो उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में दिक्कत होता है। जबकि सिलिकॉन जर्मेनियम में काफ़ी दूर होता है, तो वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड नहीं होता है, तो उसको रिमूव करना इजी हो जाता है। यस, तो इसलिए कार्बन जो है वो इंसुलेटर है, जबकि सिलिकॉन जर्मेनियम सेमी कंडक्टर है। फिर कार्बन के पहले जो आता है, कार्बन वाले ग्रुप के पहले कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब, तो कार्बन के पहले कौन आता है, बोरॉन आता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, और उसके बाद आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो इसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट, इसको ट्राईवैलेंट और इसको पेंटावैलेंट, क्योंकि इन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पेंटावैलेंट है, और इन सब के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ट्राईवैलेंट है। ठीक है। अगला इसमें जो कॉन्सेप्ट है जो सीखना है वो है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो इसने ये बताया है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें इन दोनों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा गैप होता है। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये है क्या, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। तो जब अकेले कोई एक सिंगल एटम, अगर कोई है सिंगल एटम, तो उसमें मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है उसका, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है। ठीक है। तो फर्स्ट एटम के ही 2 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी में थोड़ा सा वेरिएशन है। तो मटेरियल में तो एक ही एटम होता नहीं है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होते हैं। तो अगर इसके बगल में एक और एटम आ जाए सिमिलर, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, तो इससे होगा क्या कि इसका एनर्जी मॉडिफाई हो जाएगा, पहले जितना था उससे थोड़ा अलग हो जाएगा। तीसरा एटम आएगा तो तीसरा भी इसको अफेक्ट करेगा, तो इसका कुछ और मॉडिफाई हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एटम रहेंगे, तो जो आइसोलेटेड एटम जब था उस समय जितना इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी था, जब क्लस्टर ऑफ एटम रहेगा एक जगह तो वो एनर्जी मॉडिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो और वो सब 10 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट वाला ही है, फिर भी उन 10 का एनर्जी एक नहीं होकर एक रेंज में होगा। जैसे कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जाम्पल मतलब लिए, तो एक सर्टेन वैल्यू नहीं होकर क्या होगा, एक रेंज में होगा। तो वैसे ही किसी भी मटेरियल में जो एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है, उसका एक रेंज होता है यहाँ से यहाँ तक। तो उस रेंज को ही, उस एनर्जी के रेंज को ही बोला जाता है वैलेंस बैंड। यानी वैलेंस बैंड नाम का कुछ मटेरियल के अंदर चीज नहीं है, ये एक डायग्राम है जिसमें इंडिकेट किया गया है कि कम से कम एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये 10 से 15 को एक रेंज के थ्रू, एनर्जी के बैंड के थ्रू दिखाया गया है, इसलिए इसका नाम है वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड इज रेंज ऑफ एनर्जी। वो क्या है कि एनर्जी का रेंज है, जिसको एक रिप्रेजेंट यहाँ किया है ग्राफिकली, वाई एक्सिस पे ऊपर जाने पे बढ़ता हुआ एनर्जी दिखाना है। सो दिस इज अ रेंज ऑफ एनर्जी इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल लाई। तो जो EV लिखा हुआ है, EV मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में एनर्जी एक नहीं है ना, यहाँ से यहाँ तक रेंज में है, इसलिए इतना ब्लू बना दिया है यहाँ से यहाँ तक। वैसे ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी इनसे तो ज़्यादा ही होगी। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में जो घूम रहा है वो और ज़्यादा एनर्जी लेता है, तब फ्री होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के रेंज को कंडक्शन बैंड बोला गया है, क्योंकि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन 10 है तो 10 का एनर्जी सेम नहीं है, उसका भी कुछ लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक कुछ वैल्यू है। जैसे ये 10 से 15 था, तो इसका 25 से 30 के बीच है। तो इस पार्ट में दिखाया गया है कि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम इतनी है और मैक्सिमम इतनी है, इस ब्लू वाले का लोअर और अपर के बीच है। तो कंडक्शन बैंड जो है वो एक रेंज है एनर्जी का, जिस रेंज में कितने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री होते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी रेंज को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्शन बैंड। और आउटर मोस्ट वाले ऑर्बिट के एनर्जी रेंज को बोलते हैं वैलेंस बैंड। अब एनर्जी गैप क्या होता है? तो वैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट लेवल, यानी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? तो ये 15 था, 10 से 15 था, तो हाईएस्ट क्या है? 15। और इसका 25 से 30 मैं बोला था, तो इसका लोवेस्ट क्या है? 25। तो ये 15 से 25 के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी गैप। तो ये एनर्जी गैप, तो ये जो एनर्जी गैप है वो इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, और सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। और कंडक्टर का क्या होता है? ओवरलैप कर जाता है। ओवरलैप का मतलब है कि कंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पहले तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन को आप कंपेयर कर सकते हैं आवारा बच्चा सोसाइटी का, जो अपने न्यूक्लियस से यानी फैमिली से जुड़ा हुआ नहीं है, टाइम पे स्कूल नहीं जा रहा है, आ नहीं रहा है, मम्मी पापा का बात नहीं मान रहा है, वो फ्री है, रैंडमली घूम रहा है पूरा सोसाइटी में। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पूरा प्रॉपर न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है अपना, जो उसको दिया गया है प्रॉपर वर्क। तो कंडक्टर ऐसा है ना, उसमें एनर्जी में डिफरेंस नहीं रह जाता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन से कम नहीं रहता है किसी मामले में। कुछ ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एनर्जी रखते हैं, ठीक है? तो इनका ओवरलैपिंग हो जाता है इस सोसाइटी में, राइट? तो कंडक्शन आसान हो जाता है, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडी होते हैं मूवमेंट करने के लिए। तो कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और एनर्जी कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप 0 होता है। सेमीकंडक्टर के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, और इंसुलेटर के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। उसके बाद 2 टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर को बोलते हैं, जैसे खाली सिलिकॉन का बना हुआ मटेरियल है, उसमें खाली सिलिकॉन है तो वो प्योर है, कुछ दूसरा मिक्स किया हुआ नहीं है। और इसका उल्टा होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक होता है सिलिकॉन जर्मेनियम जैसे है, तो एल्यूमिनियम गैलियम ये सब है, और आगे है नाइट्रोजन फास्फोरस, क्या है, आर्सेनिक, ये सब है। तो इधर वाला है सब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, और इधर है 3। तो ये जो सेमीकंडक्टर में 3 वाला मिक्स कर देंगे तो उससे जो सेमीकंडक्टर तैयार होगा वो इम्प्योर होगा, या 5 वाला भी इवन मिक्स करेंगे तो भी क्या होगा? इम्प्योर होगा। इसको डोपिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो डोपिंग करने के बाद जो सेमीकंडक्टर तैयार होता है उसका नाम होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है, एन टाइप और पी टाइप। जब
हाँ, तो जब जो कार्बन वाला फैमिली था, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें इधर ट्राई वैलेंट वाला मिक्स किए, एल्युमिनियम जैसे मिक्स किए, तो इससे जो सेमीकंडक्टर तैयार होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, क्योंकि सिलिकॉन के पास 4 ऐसे था बॉन्ड बनाने के लिए, जबकि एल्युमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा वैकेंसी है यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए, है ना। जैसे सिलिकॉन लिखे और इसके आसपास एक सिलिकॉन, इधर एल्युमिनियम ले लिए, इधर सिलिकॉन लिए, इधर सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन। तो अब एल्युमिनियम जो है वो एक इसके साथ बॉन्ड बना दिया, एक इसके साथ बना लिया, इसके साथ। अभी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तब ऑक्टेट पूरा होगा ना एल्युमिनियम का, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी है, इसके पास तो है इलेक्ट्रॉन चौथा, लेकिन इसके पास है ही नहीं, तो क्या शेयरिंग करेगा ये। तो इसलिए यहाँ डेफिशिएंसी हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन का, जिसको होल्स बोलते हैं। तो जब ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, तो उससे जो तैयार होता है उसमें बहुत सारा होल्स बच जाता है, तो उसको पी टाइप बोला जाता है। उस सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, पी टाइप। वैसे ही जब नाइट्रोजन वाला बनाते हैं, आर्सेनिक, ठीक है, तो आर्सेनिक जब मिलाएंगे पेंटावैलेंट, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास 4 की जगह पर 4 तो बॉन्ड बना ही देगा, एक और एक्सेस हो जाएगा 5वां ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन कहीं इधर उधर जाने के लिए रेडी है, थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगा निकल लेगा, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये कंडक्शन में हेल्प करता है ये। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जब होता है एन टाइप, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है नंबर ऑफ होल से, किसमें, एन टाइप में। और पी टाइप में होल्स की संख्या ज़्यादा होती है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। लेकिन दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, पी टाइप भी न्यूट्रल रहता है और एन टाइप में, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है वो आर्सेनिक का है। आर्सेनिक में इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होगा, वो कहीं दूसरे का इलेक्ट्रॉन थोड़े आर्सेनिक लिया है, उसका खुद का इलेक्ट्रॉन है वो, तो उसके न्यूक्लियस में उतना पॉजिटिव भी होगा। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, दोनों ही सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ऐसा आएगा एग्जाम में क्वेश्चन कि पी टाइप से असर्शन रीजन आएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज एंड एन टाइप नेगेटिवली चार्ज, तो ये गलत है सेंटेंस। बोथ आर न्यूट्रल, बोथ आर न्यूट्रल। लेकिन ये बात सच है कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की संख्या इन कंपैरिजन टू होल्स बहुत ज़्यादा होता है। तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ गए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये कि इंट्रिंसिक है, एन टाइप पी टाइप, एक्सट्रिंसिक, क्योंकि इम्प्योरिटी मिलाने पे आया है। तो इसका एग्जांपल है 14.1, ये बोल रहा है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर, व्हाई इज कार्बन इंसुलेटर व्हाइल सिलिकॉन जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो द 4 bonding electron of carbon, silicon, germanium lie respectively in the second and third and fourth orbit, इन तीनों में। मतलब जो 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है वो कार्बन का चारों दूसरे ऑर्बिट में है, सिलिकॉन का तीसरे ऑर्बिट में है, और जर्मेनियम का वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट में है। हेंस एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एटम विल बी लीस्ट फॉर जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम वाला बहुत दूर है, तो उसको न्यूक्लियस में बैठा हुआ प्रोटॉन बचाने नहीं आएगा। फॉलोड बाय सिलिकॉन एंड कार्बन, हेंस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन इन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर स्लाइटली सिग्निफिकेंट, मतलब वो रिमूव करना आसान है, बट नेग्लिजिबली स्मॉल फॉर कार्बन, क्योंकि कार्बन का बहुत टाइटली बाउंडेड है। देखिए, सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। सिलिकॉन में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतने सारे एटम हैं। इट इज डोप्ड बाय 1 ppm कंसंट्रेशन ऑफ पेंटावैलेंट आर्सेनिक। 1 ppm मतलब 1 मिलियन में 1 इम्प्योरिटी है, तो हमारे पास कितना एटम है, 5। तो 1 मिलियन में 10⁶ को बोलते हैं, तो 10⁶ में 1 आर्सेनिक, तो 5 × 10⁻28 में कितने आर्सेनिक, तो 1 डिवाइडेड बाई 10⁶ इंटू 5 × 10⁻28, यूनिटरी मेथड। इतने में 1, तो 1 में इतना बाई 10⁶, समझ गए। तो 10⁶ से
ये 10 टू द पावर 28 गया तो 10 टू पावर 22, यानी हमारे पास नंबर ऑफ आर्सेनिक मिल गया। आर्सेनिक की संख्या 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 22 है। हमारे पास आर्सेनिक कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 22, और सिलिकॉन कितना था 5 इंटू 10 टू द पावर 28। ये दोनों बात पता चल गया। अगला पॉइंट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये बताना है हमको। गिवन दैट एन आई मतलब इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ है, ठीक। अब सबसे पहले तो ये आर्सेनिक कौन सा है, नाइट्रोजन फैमिली का है ना। हाँ, तो ये आर्सेनिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, तो इम्प्यूरिटी जब हम मिलाते हैं तो एन टाइप में Ne ऐसा लिखा रहता है कि Ne इज फार फार ग्रेटर देन NH, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके कारण आया है, इम्प्यूरिटी के कारण आया है। तो यानी जितना इम्प्यूरिटी है, एक इम्प्यूरिटी एक इलेक्ट्रॉन देता है, आर्सेनिक में एक ही एक्स्ट्रा होता है ना। तो इस क्वेश्चन का Ne जो हो गया वो डायरेक्ट इसी से मिल गया, 5 गुना 10 का पावर 22, 5 गुना 10 का पावर 22, क्योंकि एक इम्प्यूरिटी एक इलेक्ट्रॉन देता है आर्सेनिक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया कि नहीं मुझे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया 5 इंटू 10 टू द पावर 22, आधा आंसर हो गया। तो उस बात को ये लिखा है Ne बराबर ND, Ne बराबर ND मतलब डोनर इम्प्यूरिटी, डोनर जो कि इतना सारा है। अब NH कैसे निकालेंगे, तो NH फॉर्मूला लगा देंगे, NeNH बराबर Ni स्क्वायर, जिसमें से एक आ चुका है मेरे पास Ne 5 इंटू 10 टू द पावर 22, और NH पूछा है और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16। तो इस तरह से NH का वैल्यू आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, ये कट के हो जाएगा 5 0.3, तो 0.3 इंटू 10 टू द पावर 16 बाई 10 टू द पावर 22, स्क्वायर होगा ना। अब Ni के स्क्वायर भी है, तो ये 0.3 इंटू एक 1.5 बचेगा और 10 का पावर 16 भी बचेगा, तो 0.3 इंटू 1.5 करेंगे तो 45, 0.45 हो जाएगा, इंटू 10 का पावर 16 दूना 32 में से 22 चला गया, तो ये 0.45 इंटू 10 टू द पावर 22 10 32 10 आया, तो 10 में से एक पॉइंट इधर हम ले जाएंगे तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 आ जाएगा। तो वही आंसर लिखा है ये 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9। तो अगला है इसमें पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है, जब आप एक मटेरियल, कोई भी मटेरियल लिए, एक मटेरियल ले लिए, उसके आधे साइड को आप डोपिंग कर दिए ट्राईवैलेंट से और आधे साइड को कर दिए पेंटा। टेट्रा तो खुद कार्बन, खुद से मैंने सिलिकॉन ग्रुप है, तो डोपिंग करना है यहाँ। तो एक को पी टाइप बनाना है और एक को एन टाइप, तो एक में पेंटावैलेंट कर दिए और जिसको पी टाइप बनाना है उसमें ट्राईवैलेंट। तो if we adopt a material in such a way that its half side behave like p type and other half side behave like n type, then that material is known as pn junction diode। अब इसका जो बाउंड्री लाइन होगा वहाँ पे क्या होगा, जिधर n टाइप है ना उधर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको पहले से प्लस प्लस लिख के, ऐसे प्लस प्लस लिखा रहता है और उसके ऊपर E लिखा हुआ रहता है। प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहना नहीं चाहता है, भागना चाहता है, तो जैसे ही भागेगा यहाँ प्लस आ जाएगा, इसलिए पहले से ही क्या लिखा रहता है, प्लस। और पी साइड में पहले से क्या लिखा रहता है, एटम के ऊपर माइनस, एटम की जगह पे, क्योंकि इसमें होल्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन आने के लिए बेचैन है, थोड़ा भी चांस मिलेगा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अगर ये एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या चार्ज हो जाएगा, निगेटिव, इसलिए पहले से माइनस करके रखा है। तो ये बाउंड्री लाइन के पास वाला इलेक्ट्रॉन मिल जाता है आके इस होल से, ये इलेक्ट्रॉन आके होल से मिल जाता है। तो जैसे ही मिलेगा इधर प्लस क्रिएट हो गया और इधर क्या क्रिएट हो गया, माइनस। तो प्लस से माइनस के बीच क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा प्लस से माइनस की तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगला लेयर का इलेक्ट्रॉन जब मिलने जाएगा होल से तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोर्स अपोजिट लगता है फील्ड के, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर फोर्स फील करेगा, मतलब जा नहीं पाएगा। तो जो रीजन है बीच वाला रीजन जहाँ पे डिफ्यूजन हो चुका है, माने इलेक्ट्रॉन मिल चुका है जाके, तो वो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज हो गया है,
क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन होल में मिल गया है, तो यहाँ ना तो इलेक्ट्रॉन अब एक्सेस बचा हुआ है ना उधर होल्स की संख्या एक्सेस है, तो इतने रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ओके, ठीक है, तो इधर नेट डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन भी नहीं रहता है और होल्स भी नहीं रहते हैं। फील्ड कैसा तैयार हुआ देखिए, जिधर एन टाइप है उधर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन था, जिधर एन टाइप रहता है उधर क्या रहता है इलेक्ट्रॉन, तो उसने इधर दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जिधर आया उधर माइनस हो गया, पी टाइप में माइनस हो गया, उधर प्लस रहा, तो ऐसे फील्ड क्रिएट हो गया। फील्ड क्रिएट, जहाँ भी फील्ड होता है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो एन साइड में चूंकि इधर से इलेक्ट्रॉन उधर गया है, इधर प्लस क्रिएटेड है, इधर हाई वोल्ट से इंडिकेट किया है, और बीच में जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस रीजन में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, और इस साइड में पी साइड में इसने इलेक्ट्रॉन, पी साइड ने इलेक्ट्रॉन क्या किया है एक्सेप्ट किया है, तो इधर निगेटिवली चार्ज है इसलिए लो वोल्ट से दिखाया है इसको। बट इसका सिग्निफिकेंस, तो ये बैरियर पोटेंशियल, इस पोटेंशियल जो डिफरेंस क्रिएट हो गया पोटेंशियल, उसको क्या बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो इससे इलेक्ट्रिक ये बोल रहा था कि क्या दो अलग अलग मटेरियल लेके और एक को पी बना दें और एक को एन, तो ऐसा पी एन जंक्शन होगा क्या, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कितना भी स्मूथ लेंगे ये रफ होगा, रफ होगा तो ये एक एटम दूसरे एटम के कांटेक्ट नहीं बना पाएगा। मतलब अलग अलग मटेरियल, मतलब हम लोगों ने सिलिकॉन ही है लेकिन दो टुकड़ा अलग अलग, एक सिलिकॉन अलग और दूसरा सिलिकॉन का टुकड़ा अलग, तो दोनों को टच करेंगे तो इसका एटॉमिक लेवल में कांटेक्ट नहीं होगा, तो एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड में निकल जा नहीं पाएगा, कितना भी आप स्मूथ सरफेस बना लीजिए। तो इसीलिए एक ही सिंगल मटेरियल को आधा आधा कर दिया जाता है, क्योंकि वो तो एकदम स्मूथली ज्वाइन होगा ना जहाँ पे जंक्शन बनेगा। तो डायोड का सिंबल कैसे होता है, एक वाइड वाला लाइन और एक ट्रायंगल जैसा, तो जिधर नैरो वाला पार्ट है उधर एन साइड होता है, और वाइड वाला पार्ट है उधर क्या होता है पी साइड। वाइड और नैरो मतलब ट्रायंगल का जो वर्टेक्स तो तीन वर्टेक्स है, बट जो तो ये वाला पॉइंट एन लेना है, और ये जिधर चौड़ा रहेगा इधर क्या लेना है पी साइड लेना है। नहीं, वो फिजिकली क्या है नैरो और वाइड, जिससे एक एक्चुअल में तो ऐसा रहता है मटेरियल, एक सब रहता है पी टाइप एक एन टाइप, लेकिन सर्किट में ऐसा नहीं बनाएंगे, पूरा रेक्टेंगल जैसा नहीं बनाना है, उसका सिंबल है जैसे रजिस्टर, तो रजिस्टर ऐसा सच में दिखता थोड़े है रजिस्टर, वो सिंबल है, वो सिंबल है, वैसे ही ये सिर्फ क्या है डायोड का सिंबल है, जैसे इंडक्टर का सिंबल है। तो पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड क्या होता है देखिए, तो एक डायोड है, डायोड को कुछ ऐसा कनेक्शन, डायोड ऐसे होता है, डायोड है ये, तो ये पी साइड था और इधर क्या था एन साइड, तो इसको बैटरी के प्लस से जोड़ दिया ऐसे, पी साइड को किससे जोड़ दिए पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन साइड को छोटा वाला टर्मिनल से, तो बोलेंगे कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। और जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो ये आइडियल डायोड अगर है तो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट को, यानी ये जस्ट इट विल जस्ट बिहेव लाइक अ कनेक्टिंग वायर। और रिवर्स बायस में होगा कि जिधर पी टाइप है उधर छोटा टर्मिनल, और जिधर एन टाइप है उधर बड़ा टर्मिनल, इधर एन टाइप था तो पॉजिटिव टर्मिनल कर दिए, और जिधर पी टाइप था उधर निगेटिव। तो ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं कि ये डायोड रिवर्स बायस्ड कंडीशन में कनेक्टेड है। अब रिवर्स बायस्ड में आइडियल डायोड है तो जीरो करंट फ्लो कराता है, मतलब ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो रिवर्स बायस्ड में डायोड के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। फिर आता है कि कैरेक्टरिस्टिक, डायोड कैरेक्टरिस्टिक मतलब ग्राफ को बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायस्ड में ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे वोल्टेज और करंट के बीच का, कौन सा वोल्टेज, जो डायोड में वोल्टेज अप्लाई किए थे वो वोल्टेज, कौन से वोल्टेज की बात हो रही है, जो डायोड में अप्लाई किए थे, जैसे ये डायोड है तो जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं, ये कितने वोल्ट का बैटरी है ऐसा, ये और ज़्यादा वोल्ट करते जाएंगे, तो यहाँ पे एक एमीटर लगा देंगे और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, तो जब वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट शुरू में नहीं मिलेगा ऐसे, तो एक सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो जाएगा तब करंट सर्किट में उठना स्टार्ट करेगा। तो जितने वोल्टेज से करंट सडनली इंक्रीज करना शुरू किया है इस पॉइंट पे, उसको नी वोल्टेज बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, क्योंकि KNEE, क्योंकि ये पैर का घुटना जैसा दिख रहा है,
इसलिए इसका नाम क्या है, नी वोल्टेज। और रिवर्स बायस्ड में तो शुरू में करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे रखा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। माइनॉरिटी क्या है, जैसे फॉरवर्ड बायस्ड की, तो फॉरवर्ड बायस्ड में जिधर पी साइड है उधर बहुत सारा होल्स था और एन साइड में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन था। तो ये रिवर्स बायस्ड में क्यों नहीं कर रहा था करंट फ्लो, क्योंकि रिवर्स बायस्ड में जिधर पी था, मतलब जिधर बहुत सारा होल्स था, उधर मैं एन लगा दिया था, और जिधर एन था मतलब इलेक्ट्रॉन था, उधर मैं पी कनेक्ट कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा ही नहीं, ये पॉजिटिव जो बैटरी का लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। तो रिवर्स बायस्ड में जाने नहीं दे रहा था इलेक्ट्रॉन को। अब लेकिन ये किसको नहीं जाने दे रहा है, मेजोरिटी कैरियर को। जिधर पी साइड है उधर माइनॉरिटी भी है, एक दो इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो उसको ये सपोर्ट कर देगा ना। जैसे कि माइनॉरिटी मतलब कम। हाँ, जैसे पी साइड है उधर ये बात सही है कि होल्स की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, एक दो इलेक्ट्रॉन है, तो उसको माइनॉरिटी बोल रहे हैं। और जिधर एन साइड है उधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि होल नहीं है, लेकिन एक दो होल है। तो जब रिवर्स बायस्ड करेंगे तो एन साइड को पी से कनेक्ट कर दिए, तो ये मेजोरिटी को, तो ये एन साइड में इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी था उसको होल्ड के रखेगा, होल्ड करके, लेकिन जो होल्स है उसको क्या, ये प्लस प्लस को क्या होल्ड करेगा, नहीं करेगा। तो होल्स का तो मूवमेंट होते रहेगा ना। तो माइनॉरिटी का कैरियर रिवर्स में माइनॉरिटी के चलते करंट होता है, मेजोरिटी के चलते करंट नहीं होता है। तो चूंकि माइनॉरिटी की संख्या कम है, इसलिए रिवर्स में जो करंट होगा वो माइक्रो में होगा, मिली में नहीं होगा, माइक्रो बहुत छोटा होता है। तो ये इसलिए माइक्रो में थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो कर रहा है करंट, लेकिन एकदम। और ये भी फॉरवर्ड बायस में, ये रिवर्स है, नीचे वाला क्या है रिवर्स, ऊपर वाला क्या था फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड में कर रहा है, तो शुरू में एकदम नहीं किया और फिर नी वोल्टेज के बाद करना शुरू कर दिया। और रिवर्स में शुरू से ही करंट था, लेकिन वो करंट किसी काम का नहीं था, माइनॉरिटी कैरियर। अगर करंट है तो नेगेटिव कैसे होगा, वो तो फ्लो ही होगा ना। बट ये मतलब इसमें क्या हो रहा है, ये भी इसका एक वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था और एक पे जाके एकदम एग्जिस्ट कर रहा है। हाँ, इसमें ये रिवर्स बायस है, इसमें भी करंट बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी, वो माइनॉरिटीज, बट सिंस करंट नेगेटिव हो नहीं सकता। नेगेटिव करंट का मतलब है डायरेक्शन फ्लो, ठीक है। -2 एम्पियर से कम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन उल्टा खाली है। तो ये इधर लिया है कि उल्टा फ्लो हो रहा है, तो ये माइनॉरिटी का कम और एक बार ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, तो वो जो जंक्शन जहाँ बना हुआ था, जहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया था, वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर करके इलेक्ट्रॉन निकालने लगेगा। वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, ज़्यादा प्लस लगा लेंगे तो उसके बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो उसके कारण अचानक सर्किट में करंट बढ़ जाएगा। तो इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। यानी जितना वोल्टेज अप्लाई करने के बाद रिवर्स बायस्ड में सडन इंक्रीज हो जाए करंट, उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस पूछा है, कब से कब का रेजिस्टेंस पूछा है। तो फॉरवर्ड बायस वाले में पूछा है ए में, जब ID 15 है, तो जब ID 15 है यानी इस जगह का स्लोप, तो इस जगह का स्लोप लगभग यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ के बाद स्लोप कांस्टेंट आ गया है। कहाँ के बाद कांस्टेंट आया है स्लोप, इस पॉइंट के बाद है ना, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक का देखें तो चेंज इन y क्या है 10 और 20 है, 20 - 10, और चेंज इन ये x जो है वोल्टेज वाला एक्सिस वो 0.8, ये एक गैप है, मतलब कुल मिला के कितना गैप है ये 1, क्योंकि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है ना, 2 पॉइंट दिया हुआ, तो ये वाला पॉइंट उसको ये वाला पॉइंट देना पड़ेगा 0.7 और ये वाला पॉइंट है 0.8, तो 0.1 का गैप। तो रेजिस्टेंस होता है चेंज इन वोल्टेज 0.7 से 0.8, 0.1 का बाई चेंज इन करंट यहाँ 10 था और यहाँ 20 था, तो 20, तो 1/200 हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया 1/200 फॉरवर्ड बायस्ड में। हाँ, तो नीचे क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। तो ऊपर हो गया 0.1 और नीचे लिखना है हमको 20 और 10 का डिफरेंस, ये वाला लाइन लिखना है। मिली एम्पियर है ना, यस, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे।
मिली एम्पियर, सही। 0.1 डिवाइडेड बाय 1 into 10⁻³ तो वोल्टेज तो आ जाएगा ये, और करंट जो 10 आया उसके बदले में लिखना पड़ेगा -3, क्योंकि 20 - 10 10 आया और वो मिली एम्पियर था तो -3 आया, तो ऊपर जाके प्लस होगा, तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और ये ऊपर 3 जीरो, तो 1000/100, 1 2 10, तो 10 ओम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है ये। फिर रिवर्स बायास में रेजिस्टेंस निकालते हैं, चेंज इन वोल्टेज। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब -10 है उस समय तक बोला है एवरेज निकालने के लिए, तो वोल्टेज में चेंज आया 10 -0 का मैग्नीट्यूड में, और करंट 0 से और 1 माइक्रो एम्पियर हुआ, तो करंट का वैल्यू 1 × 10⁻6 हुआ। तो ये ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, और एक पहले से 10 था तो -5 रहेगा ऐसे। तो ये जो करंट था वो माइक्रो में था, तो 1 × 10⁻6 मैंने लिखा, तो ऊपर जाके +6 होगा, प्लस और एक पहले से प्लस था, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा 7, तो 10⁻7 ओम रेजिस्टेंस आया। तो डायोड का एप्लीकेशन है रेक्टिफायर, तो पहले हाफ वेव रेक्टिफायर ये दिखाया है। तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, तो प्राइमरी कॉइल में एसी सोर्स लगा हुआ है, तो ये टर्मिनल आधे साइकिल तक पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। तो जब ये साइकिल पॉजिटिव होगा तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि जो डायोड का पी साइड है उधर प्लस आ गया है ना, तो ये कंडक्ट करेगा करंट और एक्स से वाई की तरफ करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगले ही साइकिल में जब ये माइनस होगा तो, और जब ये प्लस होगा तो डायोड रिवर्स बायस्ड हो गया, क्योंकि उसका पी साइड निगेटिव से कनेक्टेड है, और उस साइकिल में ये करंट पास होने नहीं देगा। तो जो बाहर वाला रेजिस्टेंस लगाया हुआ है एक्सटर्नल, उसके थ्रू 0 करंट होगा। तो हम इनपुट जब अल्टरनेटिंग करंट दिए तो आउटपुट में खाली फर्स्ट साइकिल के लिए करंट मिल रहा है, सेकेंड साइकिल के लिए करंट 0 फिर से मिल रहा है, फिर अगले साइकिल के लिए 0 आ रहा है। तो इस तरह से इसने क्या किया, खाली पॉजिटिव पार्ट को रखा और निगेटिव को 0 कर दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि आधे वेव को ही खाली ये रखा है, बाकी आधे को क्या कर दिया है 0। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर में भी वैसा ही म्यूचुअल इंडक्शन कराया। तो ये जब प्लस आया तो ये वाला डायोड काम कर रहा था, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस हुआ, लेकिन नीचे वाला काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इधर माइनस आएगा ऊपर प्लस आएगा, तो माइनस से ये पॉजिटिव कनेक्टेड है तो ये वर्क नहीं करेगा। तो जो भी इधर से करंट फ्लो करेगा वो करंट रजिस्टर के होते हुए ऐसे आ जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस से तो कुछ तो कम ही वोल्ट होगा, तो टॉप वाले के रेस्पेक्ट में ये क्या है, लो है, मिडिल पॉइंट। तो करंट फ्लो किया इस बार सर्किट में। फिर रिवर्स बायस्ड में क्या होगा कि ऊपर वाला डायोड काम नहीं करेगा, तो उस केस में ये नीचे वाला डायोड काम करने लगेगा, ये वाला, और ये यहाँ के फिर से हमको सेम डायरेक्शन में करंट मिला। तो इसका मतलब पॉजिटिव के लिए भी करंट मिल रहा है और निगेटिव के लिए भी करंट मिल रहा है, पॉजिटिव के लिए और निगेटिव के लिए, सबके लिए करंट मिल रहा है ना। लास्ट में जो दिया है इसको फिल्टर सर्किट बोलते हैं, क्योंकि जो रेक्टिफायर फुल वेव था वो डी, कौन सा, तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या हुआ, डीसी तो बना दिया, नेगेटिव साइकिल को कैंसिल कर दिया ये, लेकिन वो इसका मैग्नीट्यूड गिरते रह रहा है ना, बढ़ रहा है घट रहा है, तो इसको पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, फुल डीसी नहीं बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, ये सही है, लेकिन मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आ रहा है। तो इस पल्सेटिंग डीसी को और कांस्टेंट बनाने के लिए उसमें एक सामने पैरेलल क्या लगा देते हैं, कैपेसिटर, तब इस लोड के थ्रू आउटपुट लेते हैं। तो जो ये करंट ऐसे ऊपर गया तो वो वापस जब गिरता है तो उस समय कैपेसिटर सप्लाई करने लगता है और उसको गिरने नहीं देता है, करंट कम नहीं होने देता है। तो जो करंट एक बार बढ़ गया उसको कैपेसिटर गिरने नहीं देगा, तो वो क्या होता है, मेंटेन रह जाता है। तो ये पहले जो पल्सेटिंग डीसी था वो पूरी तरह से डीसी में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो जाता है उसका।